सेक्शन 110 सैलरी पेड बाय प्राइवेट कंपनीज। इस सेक्शन का मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि जब आप एक एम्प्लॉई हो किसी प्राइवेट कंपनी में और आप उसको अपनी कोई सर्विसेज देते हो उस प्राइवेट कंपनी को, और उस सर्विसेज के बदले में जो आपको सैलरी दी जा रही है, उस सैलरी के ऊपर टैक्स रेट की क्या इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब उस सैलरी के ऊपर आप किस तरह टैक्स लगाया जाएगा उस अमाउंट के ऊपर, ये बेसिकली इस सेक्शन के अंदर कवर किया गया है। यहाँ पर जो इसका टाइटल है वो ज़रा एम्बिगुअस है, क्योंकि इसमें सिर्फ यही बात क्लियर होती है। लेकिन जब हम लोग इसका पूरा सेक्शन पढ़ेंगे तो तब हमें डिटेल बात पता चलेगी कि बेसिकली सेक्शन के अंदर बताया क्या जा रहा है। इसको स्टार्ट करने से पहले, सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट जो कि हर स्टूडेंट ने अपने माइंड में रखना है वो ये है कि नॉर्मली सैलरी जब आपको हासिल होती है एम्प्लॉई को अपनी सर्विसेज के नतीजे में अपने एम्प्लॉयर से, तो एम्प्लॉयर के ऊपर एज़ पर सेक्शन 149 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑब्लिगेशन है कि उसकी सैलरी की अमाउंट जो एम्प्लॉय की, अगर वो एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स की कैटेगरी में आ रही है, मतलब इनकम एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स की कैटेगरी में आ रही सैलरी, मतलब 6 लाख या 6 लाख से कम है, तो उस टाइम उसने उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं करना। लेकिन अगर वो टैक्सेबल कैटेगरी में आ रही है, यानी 6 लाख से ज़्यादा आ रही है, तो जो रेलेवेंट टैक्स रेट है, जो कि शेड्यूल 1 के अंदर बताया गया है, उस हिसाब से उसने टैक्स डिडक्ट करके ही उसको बाकी की ग्रॉस ग्रॉस अमाउंट ऑफ सैलरी पे करनी होती है। और ये टैक्स डिडक्शन उसने हर मंथ पर जितना उसकी एनुअल सैलरी बनेगी उसका उसने 12 से डिवाइड करके निकाल लेना होता है कि मंथली मुझे कितना टैक्स डिडक्ट करना है। ये तो नॉर्मल क्राइटेरिया है, लेकिन सेक्शन 110 का स्कोप ज़रा डिफरेंट है। वो ये कहना चाह रहे हैं, सेक्शन में बेसिकली ये बात की जा रही है कि आप एक प्राइवेट कंपनी में मुलाज़िम हो, आप अपनी सर्विसेज़ दे रहे हो, आपने अपनी सर्विसेज़ दे दी, लेकिन आपके साथ ये मिसहैप हो जाता है कि आपको जिस रेलेवेंट टैक्स ईयर में आपने सर्विसेज़ दी है, उस रेलेवेंट टैक्स ईयर के अंदर आपको सैलरी नहीं पे की जाती, बल्कि किसी जो है वो नेक्स्ट ईयर में उन्हीं सर्विसेज़ के लिए जो आपने प्रीवियस टैक्स ईयर में अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड की थी, आपको सैलरी पे की जाती है। तो अब वो जो सैलरी की अमाउंट है, उस पर आपने टैक्स जो आप पर लगेगा, वो आया आपकी उस करंट टैक्स ईयर के हिसाब से लगेगा जिसमें आपको पे किया जा रहा है, या उस टैक्स ईयर के हिसाब से लगेगा जिसमें आपने वो सर्विसेज़ दी थी। ये सेक्शन है तो तकरीबन 4-5 लाइनों का ही, लेकिन इस क्रक्स इस पॉइंट के लिहाज से ये बहुत नोटेबल है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आपने सर्विसेज़ दी हो प्रीवियस टैक्स ईयर में, लेकिन आपको मिल जाता है जो सैलरी आपको अमाउंट आपको आपको रिसीवेबल हो रही है, हो रही है, वो हो रही है करंट टैक्स ईयर में। अब हर साल जो है वो टैक्स रेट कार्ड जो है वो रेट ऑफ टैक्स इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो जाती है। लेट्स सपोज़ पहले आपकी सैलरी जो कि एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स की कैटेगरी में थी, जिस टाइम आपने सर्विसेज़ प्रोवाइड की उस टाइम आपकी वही सैलरी एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स की कैटेगरी में थी। लेकिन जैसे ही आपको जिस साल के अंदर आपको वो सैलरी की अमाउंट हासिल हुई, उस टाइम वो एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स की कैटेगरी के अंदर नहीं रही। लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्ज़ाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मिसाल के तौर पर आपने 2023 के अंदर अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड की और उस टाइम जो आपको सैलरी मिली, वो थी 4 लाख, ठीक है? ये टोटल हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ये इसका टैक्स रेट कार्ड के लिहाज से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है, यानी एक्चुअल रेट नहीं है ये। मैं जस्ट सिर्फ एक फ़र्ज़ी एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप फ़र्ज़ कर लें आपने 2023 के अंदर अपनी सर्विसेज दी किसी कंपनी को और उस कंपनी ने आपको उसके बदले में आपकी सैलरी 4 लाख थी। 2023 के अंदर यही 4 लाख जो है वो एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स थी कि आप 4 लाख को 6 लाख बना लें। 2024 के अंदर आपको जो है वो सैलरी रिसीव हो गई। अब वहाँ पर जो है वो ये 6 लाख की अमाउंट एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स की कैटेगरी में नहीं रही। तो ये अब आपके ऊपर है कि अब आपको ये पता होना चाहिए, आपके वकील को स्पेशली, क्योंकि आपका तो स्पेशलाइज़ेशन नहीं है इस फ़ील्ड में, तो आपके वकील को बेसिकली ये पता होना चाहिए कि अब आपकी सैलरी के ऊपर आया टैक्सेबल है या नहीं, क्योंकि आपने सर्विसेज़ जिस टैक्स ईयर में प्रोवाइड की उस टाइम वो 6 लाख एग्ज़ैम्प्ट थी, लेकिन जिस साल में आपको ये सैलरी रिसीव हुई है
उस टाइम वो एग्ज़ाम्पल ऑफ टैक्स की कैटेगरी में नहीं रही, तो क्या अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा या आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा? ये तमाम डिसीज़न होगा इस बेस पर कि आप पर रेट ऑफ टैक्सेशन किस टैक्स ईयर के हिसाब से लगेगा। आया उस टैक्स ईयर के हिसाब से जिस टैक्स ईयर में आपने अपनी सर्विसेज़ दी थी, जिसकी बेस पे आपको सैलरी मिल रही है, या उस टैक्स ईयर के रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से जिसके अंदर आपको ये सैलरी रिसीव हो रही है। ये वही आपको जवाब दे सकता होगा जिसने सेक्शन 110 को अच्छे से पढ़ा होगा। और इस सेक्शन में बेसिकली यही बात डिस्कस की जा रही है कि अगर आप एक एम्प्लॉई हो किसी प्राइवेट कंपनी में और आपने अपनी सर्विसेज दी हैं प्राइवेट कंपनी को, लेकिन आपके साथ मिसहैप ये हुआ कि जिस टैक्स ईयर में आपने सर्विसेज प्रोवाइड की उस टैक्स ईयर में आपको आपकी सैलरी नहीं मिली, बल्कि उससे नेक्स्ट ईयर में आपको वो सैलरी मिल गई। सो अब आप पर जो रेट ऑफ टैक्स है वो किस टैक्स ईयर के हिसाब से लगेगा? आया उस टैक्स ईयर के हिसाब से जिसमें आपने सर्विसेज़ दी है, या उस टैक्स ईयर के हिसाब से जिसके अंदर आपको एक्चुअल सैलरी आपकी पेमेंट रिसीव हुई? इसका आंसर जो है वो सेक्शन 110 के अंदर है, जो हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा अब इसे लॉन्ग नहीं करते, तो सेक्शन 110 कहता है कि वेयर इन एनी टैक्स ईयर सैलरी इज़ पेड बाय अ प्राइवेट कंपनी टू एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, वेट अ मिनट प्लीज़, वेयर इन एनी टैक्स ईयर सैलरी इज़ पेड बाय अ प्राइवेट कंपनी टू एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी for services rendered by the employee in an earlier tax year and the salary had not been included in the employee's salary chargeable to tax in that earlier year। So basically वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉई हो, आपने किसी रेलेवेंट टैक्स ईयर के अंदर उन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, लेकिन उस टैक्स ईयर के अंदर आपको उसकी पेमेंट यानी सैलरी नहीं मिली, बल्कि इन एनी टैक्स ईयर मतलब किसी करंट टैक्स ईयर में मिल गई। और हुआ क्या कि जिस टैक्स ईयर में आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी, ना तो आपको वहाँ पर उस टाइम सैलरी मिली और ना ही ये सैलरी की अमाउंट पर आप पर टैक्स लगाया गया उसी रेलेवेंट टैक्स ईयर के अंदर। कॉमन सेंस का पॉइंट है कि जब आपको अमाउंट मिली ही नहीं, तो उस अमाउंट के ऊपर टैक्स भी किस तरह लग जाता। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने सर्विसेज दी थी किसी रेलेवेंट टैक्स ईयर में, लेकिन उसकी उस टैक्स ईयर के अंदर ना तो आपको उन सर्विसेज के बदले में सैलरी मिली, ना ही उस सैलरी के ऊपर उस टैक्स ईयर के अंदर आप पर टैक्स लगाया गया। बल्कि अब होता क्या है कि वही सैलरी की अमाउंट आपको उससे आगे किसी और टैक्स ईयर में, करंट टैक्स ईयर में ही फ़र्ज़ कर लें, मिल जाती है। यानी 2023 के अंदर 2024 के अंदर आपने सर्विसेज़ दी थी, आपको सैलरी नहीं मिली, ना ही उस सैलरी के ऊपर टैक्स लगाया गया। 2025 के टैक्स ईयर में आपको वो सैलरी की अमाउंट मिल गई। अब सवाल ये उठता है कि उस सैलरी की अमाउंट पे जो कि 2024 की सर्विसेज़ पर आपको मिली है, उस पर 2024 का के टैक्स ईयर का रेट ऑफ टैक्स लगेगा या 2025 के टैक्स ईयर का रेट ऑफ टैक्स लगेगा? तो इसका आंसर वो कहते हैं द कमिश्नर में इफ़ देयर आर रीज़नेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट अ पेमेंट ऑफ सैलरी वाज़ डेफर्ड। अब कमिश्नर को अगर रीज़नेबल ग्राउंड दिए जाते हैं कि दिया जाता है कि भई वाक़ई ही ये जो सैलरी आपको हासिल हुई है वो किसी प्रीवियस टैक्स ईयर की सर्विसेज़ के बदले में हासिल हुई है, और ये सैलरी डेफर्ड है यानी कि ताख़ीर हो गई थी, ये ड्यू सैलरी है, ये कोई करंट टैक्स ईयर की सर्विसेज़ के बदले में सैलरी नहीं मिली हुई। अगर कमिश्नर सैटिस्फाई हो गया है तो वो यही आपकी सैलरी की अमाउंट को इंक्लूड कर देगा आपकी एम्प्लॉय की इनकम में, उस सैलरी के हेड में इन द अर्लियर ईयर, मतलब जिस टैक्स ईयर के अंदर। अब ये सारी बात इससे एक लाइन में थी कि इन दैट अर्लियर ईयर, मतलब अब वो ये अगर कमिश्नर सैटिस्फाई हो गया कि वाक़ई ही ये जो सैलरी की अमाउंट अब आपको हासिल हो रही है, ये आपके किसी पिछले टैक्स ईयर की सर्विसेज़ के बदले में है, और ये ड्यू हो गई थी, पेंडिंग पड़ी हुई थी, ताख़ीर से आपको मिली है, तो वो आपकी इस सैलरी की अमाउंट को सैलरी के हेड में ऐड कर देगा उस टैक्स ईयर की में जिसके अंदर आपने वो सर्विसेज़ दी थी। यानी कि आप पर जो उस सैलरी की अमाउंट पर रेट ऑफ टैक्स लगेगा, वो 2024 का लगेगा, ना कि 25 का, क्योंकि वो आपकी 2024 के टैक्स ईयर की सैलरी थी। सो आई होप ये सेक्शन तमाम लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगेन अगर इस सेक्शन को मैं समराइज़ करूँ तो मैं इसे एक एग्ज़ाम्पल के साथ समराइज़ करूँगी, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को एग्ज़ाम्पल से याद करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा बेहतर रहती है। बिकॉज़ वी ऑल लव टू रीड स्टोरीज़, एंड हमें जो कहानी की सिचुएशन में कोई बात हो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। अब आप फ़र्ज़ कर लें कि मिस्टर ज़ैन हैं, उन्होंने अपनी किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर, जैसे कि कोई प्रिज़र्वेटिव फ़ूड की उनकी प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पर उन्होंने
अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड की। वो वहाँ पर मैनेजर थे और वहाँ पर उस सर्विसेज़ के बदले में जो उनको सैलरी हासिल हुई, वो उन्होंने 2024 के अंदर अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड की थी। लेकिन 2024 के अंदर कंपनी क्राइसिस से गुज़र रही थी, लिहाज़ा उन्होंने किसी भी एम्प्लॉयी को कोई सैलरी पे नहीं की और तमाम एम्प्लॉइज़ को सैलरी 2025 के अंदर मिली। वही 2024 की सर्विसेज़ की सैलरी उन्हें 2025 में मिलती है। अब वो 2024 में जो उनकी स नेट सैलरी आनी थी, वो जो है वो 6 लाख थी और 2025 के अंदर जो है वो उनको मिली। अब फ होता ये है कि 2024 के अंदर ये 6 लाख एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स थी, लेकिन 2025 के टैक्स रेट के हिसाब से ये एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स नहीं थी। वैसे तो अकॉर्डिंग टू लॉ तो अभी भी एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लें एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स नहीं है। तो अब इनकी इस सैलरी की अमाउंट पर जो रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा वो सेक्शन 110 कहता है कि वो 2024 वाला होगा, यानी वो एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स की कैटेगरी में ही मानी जाएगी, 2025 वाला नहीं होगा। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आप कमिश्नर को सैटिस्फाई कर दो कि वो सैलरी आपकी ड्यू थी, आपकी प्रीवियस टैक्स ईयर की सर्विसेज़ के लिए थी, तो वो आपकी उसी टैक्स ईयर के अंदर उस सैलरी को चार्जेबल टू टैक्स लगे कराएगा, जिसके अंदर वो आपने सर्विसेज़ प्रोवाइड की थी। ये सेक्शन 110 था हमारा। आई होप ये तमाम लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा।